नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मोदी 2.0 एक साल, प्रियंका गांधी ने साधा निशाना, मायावती ने दी सलाह। जाने विपक्षी नेताओं के रिएक्शन। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आज अपनी दूसरी बार पूर्ण बहुमत से चुनी गई सरकार का एक साल पूरा किया है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र में पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, अनुच्छेद 370, 3 तलाक का भी जिक्र किया है। पीएम ने मौजूदा प्रवासी मजदूरों की समस्या के बारे में भी पत्र में लिखा और सरकार के द्वारा की जा रही कोशिश के बारे में बताया। वहीं इस पत्र का जवाब में विपक्षी नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्र के संबंध में एक खबर ट्वीट करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने लिखा कि ये पत्र शायद आज एक साल के जश्न वाले पत्र की तरह गाजे बाजे के साथ आपके पास ना पहुंचे, लेकिन इसको पढ़िए जरूर। प्रियंका ने ट्वीट के साथ एक सुसाइड लेटर पोस्ट किया है। गांधी ने लिखा, एक दुखद घटना में यूपी के भानु गुप्ता ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। काम बंद हो चुका था। इस शख्स को अपना और माता जी का इलाज कराना था। सरकार से केवल राशन मिला था, लेकिन इनका पत्र कहता है और भी चीजें तो खरीदनी पड़ती हैं, और भी जरूरतें होती हैं। काम बंद हो चुका था। इस शख्स को अपना और माता जी का इलाज कराना था। सरकार से केवल राशन मिला था, लेकिन इनका पत्र कहता है और भी चीजें तो खरीदनी पड़ती हैं, और भी जरूरतें होती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ई एजेंडा, पीएम बड़े दिल के होते तो आज श्रमिकों से माफी मांगते, अधीर रंजन। जी हां दोस्तों, अधीर रंजन ने कहा, देर से लागू हुआ लॉकडाउन, लोगों से राय सलाह कर लॉकडाउन करती सरकार। इंडिया टुडे ग्रुप के ई एजेंडा आज तक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने हिस्सा लिया। सत्र में अधीर रंजन चौधरी ने विपक्ष की राय रखी। लॉकडाउन लागू करने को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार हमले जारी हैं। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने लॉकडाउन के बारे में पहले ही कहा था कि यह लागू होना चाहिए। जनवरी में ही कोरोना का मामला सामने आया था। अगर इस पर पहले कार्रवाई होती तो देश आज इस हालात में नहीं होता। जनवरी और फरवरी में कुछ नहीं हुआ। फरवरी में लॉकडाउन घोषित हो जाना चाहिए था, लेकिन मार्च में लॉकडाउन शुरू किया गया, जिससे हम सबको भुगतना पड़ रहा है। लोग सड़कों पर नंगे पैर चल रहे हैं, लाखों लोग भुगत रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री दरिया दिल होते तो इस गलती के लिए माफी मांगते। उन्होंने फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं रोकी, यह सबसे बड़ी गलती है। सारे हिंदुस्तान में त्राही है, लोग भूखे नंगे हैं, पूरे देश में राजनीति के हालात हैं। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन है, लेकिन कहीं भूखे नंगे लोग नहीं देखे। ये इसीलिए हुआ क्योंकि लोगों से सलाह मशवरा करके लॉकडाउन नहीं किया गया। सरकार ऐसा करती तो यह नौबत नहीं आती। हमने बार बार प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर खींचा। सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री की गलती से कोरोना बेकाबू हुआ। गरीबों और मजदूरों की मदद करने में पीएम मोदी फेल हुए हैं। लॉकडाउन का हमने समर्थन किया, लेकिन सरकार ने अफरा तफरी में लॉकडाउन लागू किया। प्रवासी मजदूरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधीर रंजन ने कहा कि मजदूर सड़क पर हों तो क्या हम मोदी सरकार का कीर्तन गाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात में कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री को घेरने वाले जज का तबादला। जी हां दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल के कामकाज को लेकर जमकर फटकार लगाई थी। हाई कोर्ट ने अस्पताल में कामकाज में समन्वय की कमी के कारण मरीजों की मौत होने की बात कही थी। इस मामले में सुनवाई कर रही बेंच की जस्टिस को हटा दिया गया है। जस्टिस का ट्रांसफर होने के बाद विवाद शुरू हो गया है। कई लोग इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस आईजे वोरा की खंडपीठ ने बीते मंगलवार को कहा कि अस्पताल के प्रशासन और कामकाज पर नजर रखने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री की है। बेंच ने कहा था कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल की हालत दयनीय और कालखोटरी जैसी है। सोमवार को सरकार ने तत्काल अर्जी दाखिल करके शनिवार के आदेश में की गई कुछ टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण मांगे थे। जजों ने किया था अस्पताल का औचक दौरा।
दोनों न्यायाधीशों ने कहा कि उन्होंने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में कामकाज के संबंध में सभी विवादों को समाप्त करने के लिए अस्पताल का औचक दौरा किया था। हाईकोर्ट ने कहा, राज्य सरकार इस बात पर गर्व करती है कि अहमदाबाद का सिविल अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन उसे अब इसे एशिया के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में शामिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। प्रशासन पर नजर रखना स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी। कोर्ट ने कहा, हम एक बार फिर दोहराते हैं कि उचित टीम वर्क और समन्वय की कमी है। अगर उचित समन्वय के साथ सामूहिक तरीके से कामकाज होगा तो हमें विश्वास है कि सिविल अस्पताल में हालात जरूर सुधरेंगे। कोर्ट ने कहा, सिविल अस्पताल के कामकाज तथा प्रशासन पर करीबी नजर रखना स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी है। हमें आश्वासन दिया गया है कि राज्य सरकार वहां के हालात सुधारने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देगी। अदालत ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर के अज्ञात पत्र में कई महत्वपूर्ण बातें थीं। उसने इसके विभिन्न पहलुओं को देखने की जिम्मेदारी एक स्वतंत्र समिति को दी। पत्र में कहा गया था कि अस्पताल के कुप्रबंधन तथा अनियमितताएं हैं, जिससे डॉक्टर कोरोना वायरस के बड़े वाहक बन सकते हैं और जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हैं, उनके जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। लोग उठा रहे सवाल। बेंच ने कोरोना वायरस को लेकर गुजरात सरकार को आड़े हाथों लिया है। शुक्रवार को बेंच में बदलाव कर दिया गया है। जस्टिस परदीवाला को अब चीफ जस्टिस विक्रम नाथ के साथ बेंच में कर दिया गया है। इस ट्रांसफर को लेकर लोग सरकार को फटकार लगाए जाने से जोड़ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई और पुणे में जारी रह सकता है लॉकडाउन, सीएम उद्धव ठाकरे ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन नहीं खोलने के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे जैसे मुख्य हॉटस्पॉट में लॉकडाउन जारी रह सकता है। हालांकि एक बार लॉकडाउन 4 खत्म होने के बाद यहां कुछ रियायतें जरूर मिलेंगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगले 15 दिन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इस समय हर नागरिक को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि एक बार केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन पर नई गाइडलाइंस जारी हो जाए तो राज्य सरकार भी अपने नए नियम और दिशा निर्देशों की सूची जारी करेगी। उद्धव ठाकरे ने बताया कि राज्य में कोरोना के मामले अब नियंत्रण में है और मृत्यु दर का आंकड़ा भी नीचे आया है, लेकिन अभी प्रतिबंधों में छूट नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे लिए उल्टा भी पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे ने बताया कि चीन और केरल में कोरोना की दूसरी लहर देखी गई है, इसीलिए इस बात की उम्मीद लगाई जा सकती है कि मामलों में कमी आने या रोक लगने पर वायरस का दोबारा संक्रमण भी शुरू हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत के अन्य राज्यों में कोरोना का दोबारा संक्रमण फैल सकता है? अगर हाँ, तो ये कितना तेज होगा? सीएम ठाकरे ने कहा कि हर कोई कोरोना के साथ जीने की बात कह रहा है, लेकिन कैसे जीना है, क्या करना है, इस पर कोई राय नहीं दे रहा है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय मीडिया मुख्य भूमिका में है और आम नागरिक तथा कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करें। बृहन मुंबई नगर पालिका के प्रमुख IS चहल का कहना है कि राज्य में कोरोना के मामले काफी ज्यादा हैं, लेकिन एक तथ्य जरूर देख जाना चाहिए कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीज भी ज्यादा हैं और असिम्प्टोमेटिक लोगों को होम क्वारंटीन करने की सलाह दी गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य ने पिछले 2 महीने में कोरोना संक्रमित मामलों पर नियंत्रण किया है और कोविड-19 मरीजों की संख्या को लेकर हर विभाग में पारदर्शिता है। मजदूरों के पलायन पर उद्धव ठाकरे का कहना है कि मजदूरों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए राज्य ने बहुत ऊर्जा खर्च की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल सरकार को निर्देश, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा ड्राइवरों को 10 दिन में मिले 5,000 रुपए मुआवजा। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया है कि दिल्ली में ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और ग्रामीण सेवा के ड्राइवरों को 5,000 रुपए मुआवजा दिए जाएं। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि ये मुआवजा 10 दिनों के भीतर दिया जाए। दिल्ली सरकार द्वारा 11 अप्रैल को लॉन्च किए एक स्कीम के तहत कोरोना की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 5,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में नए सोसाइटी नाम के एक NGO की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार की इस स्कीम का फायदा केवल उन्हीं ड्राइवरों को मिला है जिनके पब्लिक सर्विस व्हीकल पर चिप लगा हुआ है। याचिकाकर्ता के वकील वरुण जैन ने कोर्ट में कहा कि चिप वाले शर्त के कारण 50% से भी कम ड्राइवरों को दिल्ली सरकार की 5,000 रुपए मुआवजा के तौर पर दिए गए हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने अपनी वेबसाइट में बदलाव किया है और जिनके बैच में चिप नहीं है उनके आवेदन
आवेदन को स्वीकार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब तक 1,10,000 ड्राइवरों को 5,000 रुपए सीधे खाते में ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि पीवीसी बैच वाले दिल्ली में कम से कम 2,83,000 हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी ऑटो ड्राइवर को दिल्ली सरकार मुआवजा दे जिसके पास वैध लाइसेंस और पीएसवी नंबर है। 11 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया था और अब मई खत्म होने को है। ऐसे में सरकार यह सुनिश्चित करे कि 10 दिनों के भीतर सभी वैध ड्राइवरों को यह रकम उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना से हुए नुकसान की कुछ हद तक भरपाई करने के लिए 140 करोड़ रुपए की रकम तय की गई थी। वहीं याचिकाकर्ता ने बताया कि इस रकम में से अभी तक 55 करोड़ रुपए ही आम लोगों तक पहुंच पाए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन, केंद्र के ऐलान से पहले ममता ने खोला बंगाल, किए कई ऐलान। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी ने किया धार्मिक स्थलों को 1 जून से खोलने का ऐलान। पश्चिम बंगाल में 8 जून से सभी सरकारी कर्मचारी भी काम पर लौटेंगे। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर ममता ने बोला रेल मंत्रालय पर हमला। देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया था। भारत में लॉकडाउन कई चरणों वाला रहा। लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण में काफी सख्ती रही, लेकिन बाद के चरणों में थोड़ी थोड़ी सहूलियतें भी दी गई। अब लॉकडाउन 4 भी अपने अंतिम दौर में है। 31 मई को लॉकडाउन का यह चरण खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार लगातार मंथन कर रही है कि देश में लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है या नहीं, लेकिन केंद्र सरकार किसी निर्णय पर पहुंचती उससे पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को लगभग पूरी तरह खोल देने का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को कोरोना संकट को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राज्य में लॉकडाउन से जुड़े कई अहम फैसलों की घोषणाएं की हैं। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि 1 जून से राज्य में सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे, यानी पश्चिम बंगाल में अब धार्मिक स्थलों में अब श्रद्धालुओं की भी एंट्री हो सकेगी। हालांकि इसके लिए कुछ नियम भी लगाए गए हैं, जैसे एक समय में सिर्फ 10 लोग ही जा सकेंगे और सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था इत्यादि। इसके अलावा राज्य में 8 जून से सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर भी खोल दिए जाएंगे। इसके लिए कर्मचारियों की कोई संख्या भी सीमित नहीं रखी गई है, यानी सभी कर्मचारी अब ऑफिस जा सकेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। पिछले 2 दिन से चल रही हवाओं के बाद लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिली थी, लेकिन शुक्रवार शाम से ही हल्की हवाओं के साथ बारिश होनी शुरू हो गई। दिल्ली एनसीआर में हो रही इस बारिश के बाद मौसम काफी सुहावना हो गया है। एनसीआर से सटे रेवाड़ी में तो कई जगहों पर ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने की थी भविष्यवाणी। इससे पहले मौसम विभाग ने कहा था कि 28 से 31 मई के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में गरज के साथ बिजली, ओलावृष्टि, आंधी, तेज हवाएं चल सकती हैं और 28 से 30 मई के दौरान ही एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में धूल भरी आंधी, गरज, तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा था कि बारिश की वजह से मध्य भारत के मैदानी इलाकों में चल रही लू और गंभीर लू की स्थिति समाप्त हो सकती है। 1 जून को मानसून केरल में देगा दस्तक। मौसम विभाग ने बताया था कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात की स्थिति बनने की वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में 1 जून को दस्तक दे सकता है। विभाग ने 15 मई को जारी अपने पूर्वानुमान में कहा था कि मानसून 5 जून को दक्षिणी राज्य में आ सकता है। यह मानसून की सामान्य तिथि से 4 दिन बाद की तारीख है। केरल में आमतौर पर 1 जून को मानसून दस्तक दे देता है। बहरहाल बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात की स्थिति बनने के कारण मानसून की प्रगति में मदद मिलने की संभावना है। सही निकला पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी शुक्रवार से और कम होगी और राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और छिटपुट बारिश से गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगले महीने से महंगा हो जाएगा गाड़ी चलाना और खाना पकाना। दिल्ली एनसीआर में दाम बढ़ाने की तैयारी में आईजीएल। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर को महंगाई का झटका लगने वाला है। अगले महीने से दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को सीएनजी पीएनजी के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। सीएनबीसी आवास को सूत्रों से खबर मिल रही है कि लॉकडाउन से आर्थिक दबाव झेल रही आईजीएल ने सीएनजी पीएनजी की कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया है। वहीं लॉकडाउन खत्म होने के बाद डिमांड को बूस्ट देने के लिए भी खास रणनीति बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आर्थिक दबाव का हवाला देकर दाम बढ़ाने की तैयारी है। आईजीएल का कहना है कि अभी सीएनजी और पीएनजी की डिमांड 50% तक पहुंची है। डिमांड पटरी पर आने में 3 महीने का वक्त लगेगा। लॉकडाउन के बाद आईजीएल नई
मार्केटिंग रणनीति अपनाएगी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सेकंड हैंड कार बाजार के हिसाब से रणनीति तैयार हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से सीएनजी रेट्रोफिट में तेजी का अनुमान है। इस पर चालू वित्त वर्ष में 1200 करोड़ का निवेश होगा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए दिल्ली आने जाने पर पाबंदी की घोषणा के बाद इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में स्थित सीएनजी स्टेशनों के कारोबार को भारी मार पड़ी है। लॉकडाउन में ढील के साथ ही स्थितियों में कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी ये सामान्य से बहुत दूर है। कंपनी का कहना है कि सीएनजी और पीएनजी की डिमांड 50% तक ही पहुंची है। स्थितियां सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में आर्थिक दबाव ले उबरने के लिए कीमतें बढ़ानी होंगी। बता दें कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सीएनजी और पाइप वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।